हेलो गाइस, दिस इज सी सुदेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ आईटी एक्ट दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा, एज पर सेक्शन 44 ए बी कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस को टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। तो वो कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, कौन से पर्सन होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ टैक्स ऑडिट, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर ऑलरेडी इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी हम साथ के साथ यहाँ पे समझेंगे, उसको ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर टैक्स ऑडिट फॉर्म, क्योंकि टैक्स ऑडिट के दो फॉर्म होते हैं, वन इज योर 3CAB, वन इज योर 3CA 3CD। ठीक है सर, एक होता है 3CA 3CB एंड सेकंड वन इज 3CA 3CD। तो दो फॉर्म होते हैं, कौन सा फॉर्म किस केस में एप्लीकेबल होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वन आपका जो होगा दैट इज द नॉन फाइलिंग और लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि इस लास्ट डेट तक आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगती है। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसको भी हम इस वीडियो के साथ डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। तो सर चलो करते हैं स्टार्ट। सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो सेक्शन 44 AB है उसके हिसाब से क्या है सर, ये लिखता है एज पर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन शैल गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए। तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी पड़ती है और गवर्नमेंट के पास फाइल करनी पड़ती है। अब वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या है सर, वो मैंने नीचे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो वन बाय वन एक एक केस हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है दैट इज द सीरियल नंबर, सेकंड वन इज योर बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि सर जैसे आपने देखा होगा ऊपर ये बोलता है एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है और उसके बेस पे इनकी लिमिट डिसाइड करी गई है। एंड सेकंड जो थर्ड जो कॉलम है सर वो है कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन में क्या लगता है, इन केस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है सर, अगर आप बिजनेस करते हो तो सिंपल जो फर्स्ट सबसे बेसिक लिमिट है वो इन्होंने बोला है कि सर अगर आपकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोथ रिसिप्ट, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इसको रीड आउट कीजिए टर्नओवर। ठीक है सर, तो अगर आपकी जो टर्नओवर है या फिर आपकी जो सेल है वो 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, किसमें सर, इन द प्रीवियस ईयर। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं, अगर उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो आपकी टोटल सेल है वो 1 करोड़ को अगर एक्सीड कर जाती है तो आपके लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। आप उस सर्टेन क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन में फॉल कर जाएगी। ठीक है सर, तो ये तो हो गए बिल्कुल जो बेसिक लिमिट है इसकी। इसके साथ साथ इन्होंने इसी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया है, 1 करोड़ से किया है सर 10 करोड़। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। सर ये कौन सा केस है सर, ये केस मेनली उन लोगों के लिए है जो 95% ट्रांजेक्शन जो है अपनी किसमें करते हैं सर, बैंकिंग चैनल से करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो इसके साथ दो कंडीशन लगी हुई है। वो कंडीशन क्या है, आपको 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर फर्स्ट कंडीशन ये लिखते हैं एग्रीगेट कैश रिसिप्ट इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर आर इक्वल टू और लेस देन ऑफ टोटल रिसीट इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, टर्नओवर और ग्रोथ रिसीट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो ये बोलता है कि सर जितना टोटल पैसा आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीव किया है, ठीक है, उसका 5% या उससे कम ही आपने कैश में रिसीव किया है। सिंपल सर, तो तभी आप 10 करोड़ का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको 10 करोड़ का बेनिफिट अलाउड नहीं है, आपको 1 करोड़ पे ही करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, पूरा का पूरा 70 लाख रुपए मान लो पूरे साल में आपने रिसीव किए हैं पूरे साल के दौरान। इसका 5% अगर हम करते हैं सर, 70 लाख का अगर हम 5% अगर हम करते हैं तो आपका बनता है सर कितनी हो गई, 0 ये 5, ठीक है, 3 और 2 5, तो दैट इज 35,000। तो मैक्स टू मैक्स 35,000 रुपए ही जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सर, कैश में रिसीव कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपने कैश में रिसीव किया तो फिर आपको 35,000 नहीं, सॉरी सर, आपका 3,50,000। ठीक है सर, 3,50,000 ही जो है आपका वो आप कैश में रिसीव कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप कैश में रिसीव कर रहे हो तो फिर आपको 1 करोड़ की ही लिमिट पे जाना पड़ेगा।
10 करोड़ की लिमिट आपको अलाउड नहीं होगी। ऐसे ही सर अगर मान लो पेमेंट आपकी है, पेमेंट के ऊपर बोलते हैं एग्रीगेट कैश पेमेंट इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर आर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स इंक्लूडिंग द पेमेंट मेड फॉर द एक्सपेंडिचर। 70 लाख का ही मान लो आपका क्या है सर एक्सपेंडिचर है जो आपने टोटल पूरे साल में पे किया है या अदर पेमेंट्स आपने करी है, एसेट्स के लिए भी करी है, और जो कैश में पेमेंट करी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5%, मतलब 3.5 लाख या इससे कम ही आपकी पेमेंट होगी। अगर आप ये दोनों के बीच में एंड वर्ड यूज किया गया सर, अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो ये आपको 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेट में बात करें तो बैंकिंग चैनल से जितनी टोटल रिसीट और पेमेंट करी है उसका 95% बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कैश में 5% से ज्यादा है तो आपको 1 करोड़ के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप 10 करोड़ का बेनिफिट उठा सकते हो सर। ठीक है, तो ये था आपका सर अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे मैंने नोट दिया है, इस नोट के अंदर ये क्या लिखता है कि अगर मान लो आपने कोई भी पेमेंट या कोई भी रिसीट अगर करी है चेक के द्वारा और वो चेक अकाउंट पे ही नहीं है, अकाउंट पे ही नहीं है, तो उसको कैश पेमेंट ही माना जाएगा, उसको बैंकिंग पेमेंट नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट है अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, पॉइंट जो बी है आपका इन केस ऑफ द सी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A। 44A का जो सेक्शन है सर वो है प्रेजेंटिव इनकम का है, उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जिनके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको खाता बनाना मैंडेटरी नहीं किया है, वो बोलते हैं कि आप एक एडहोक बेसिस पे जो हम रेट देते हैं उस रेट के बेसिस पे आप क्या कर लो अपनी इनकम को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मिनिमम आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, वो इन्होंने लिखा है 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। ठीक है, जितने मान लो 45 टन का अगर आपका मशीनरी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि आप क्या कर लो 1000 पर टन के हिसाब से 45,000 रुपये महीना 12 से मल्टीप्लाई करके आप उतनी दिखा दो। 13,000 टन का 13,000 रुपये महीना मल्टीप्लाइड बाय 12 करके आप अपनी इनकम दिखा दो, आपको उससे कम इनकम नहीं दिखानी है। और अगर छोटा ट्रक है सर तो इन दैट केस 7500 रुपये फॉर ईच व्हीकल पर मंथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये कुछ कंडीशन होती है। इतना आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप इससे कम दिखाते हो मतलब 1,000 रुपये पर टन, आप 900 रुपये पर टन दिखाते हो, या आपके पास अगर छोटा व्हीकल है तो आप 7,000 रुपये पर व्हीकल दिखाते हो, इन दैट केस अगर आप ये कर रहे हो तो फिर आपको क्या करवानी पड़ेगी सर, ऑडिट करवानी यहाँ पे मैंडेटरी है। लेकिन ठीक है, तो इवन आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम होगी तो भी आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ शब्दों में यह बात बोल दी है। ठीक है सर, सेकंड फिर क्या लिखते हैं इन केस ऑफ द असेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 44BB और 40BBB, ये भी सर प्रेजेंटिव इनकम का एक सेक्शन है। इसके अंदर भी अगर आप जाते हो और लोअर डीम्ड प्रॉफिट से कम प्रॉफिट अगर आप दिखाते हो तो आपको किताबें बनानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है सर सेक्शन 44AD, ये एक जनरल सेक्शन है सभी बिजनेस के लिए। जो 44A 44BB BBB जो थे वो स्पेसिफिक सेक्शन थे, वो स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिक सेक्शन थी। 44AD क्या है सर, उन ये जनरल बिजनेस के लिए सभी तरह के बिजनेसेस में कवर होते हैं। अगर वो वाला आपका केस है और आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखा रहे हो, ये सेक्शन भी प्रेजेंटिव इनकम का है सर, आपको इसमें 8% से कम आप ग्रोस रिसीट का अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। अगर आप उससे कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, पहली कंडीशन ये लिखता है इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन द बिजनेस हुज टर्नओवर रिसीट आर लेस देन 2 करोड़। ठीक है, एंड हु हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 44AD, क्योंकि सर 44AD के लिए एक लिमिट है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रेजेंटिव सेक्शन के अंदर जा रहे हो। लेकिन अगर आपकी 2 करोड़ से कम है और आप 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आप 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इन दैट केस क्या है सर, आपको उस साल की बुक्स बनानी पड़ेगी और आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, बस इसके साथ एक कंडीशन डाल दी, इफ हिज इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है ना, ठीक है, और आप प्रेजेंटिव बेसिस से कम इनकम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इससे कम इनकम दिखा सकते हो, कोई ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं। मतलब 2 कंडीशन आपकी होनी चाहिए, आप लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो, लेस देन 8% दिखा रहे हो, प्लस आपकी जो इनकम बन रही है वो 2,50,000 से ज्यादा है जो अभी करंटली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो फिर आपके ऊपर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। इवन आपकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम ही क्यों ना हो, क्योंकि सर अगर आप 44AD में जाते हो 2 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, बस आप 8% की लिमिट के अंदर अपना प्रॉफिट दिखाइए।
रिपोर्ट कीजिए। ठीक है सर, ये था आपका 44, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर ये। नेक्स्ट ये लिखता है, इन केस ऑफ द एलिजिबल एसेट्स कैरिंग ऑन द बिजनेस हुज टर्नओवर सेल रिसीट आर लेस देन 2 करोड़। ठीक है, and who has opted for the section 44 in the earlier year and who has declared the profit and gains for the previous in accordance with the provision of section 44 AD हो गया। section 44 AB is not applicable, audit is not applicable, जो मैंने आपको ऊपर बोला वही यहाँ पे रिपीट किया है। मतलब आप इसको ऐसे रीड आउट कर सकते हो, किसके ऊपर सेक्शन 44 AB एप्लीकेबल नहीं है। तो मींस अगर आप 44 AD प्रेजेंटिव के अंदर अगर अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, 2 करोड़ से कम और आप 8% से ज्यादा या 8% प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, तो इट मींस 1 करोड़ की लिमिट को भी सरपास कर जाओगे, आपको 2 करोड़ का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। 1 करोड़ की तब एप्लीकेबल है क्योंकि सर किताबें बनेगी तो ऑडिट होगी, किताबें नहीं बनेगी तो ऑडिट होगी नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। तो ये सर अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व थे तो ये आपके 5 केसेस हमने बनाए, 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है सर, अगर आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, अगर आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो तो जो आपकी 1 करोड़ की जो लिमिट थी उसको रिड्यूस करके कर दिया गया सर 50 लाख इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख को एक्सीड करती हो और अगर आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, एडवोकेट का प्रोफेशन है, इंटीरियर डेकोरेटर का प्रोफेशन है, अगर आप एक्टर हो उसका प्रोफेशन है, तो सर इन दैट केस क्या होगा, आपके लिए 50 लाख अगर एक्सीड करोगे तो ऑडिट करनी मैंडेटरी है सर। ठीक है, वेरी क्लियर। दूसरा है क्या बोला, इन केस ऑफ द एसएससी कैरिंग ऑन द नोटिफाइड प्रोफेशन हो गया 44 AA, यही होती है सर लीड। अगर आप डॉक्टर हो, लीगल मेडिकल इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, आर्किटेक्चर हो, इन दैट केस सर। और अगर आपको यहाँ पे एक सेक्शन है, उनको भी क्या सर खाते बनाने की जरूरत नहीं है, एक सेक्शन है 44 ADA का एक सेक्शन दिया गया है। अगर आप उसके अंदर अपनी इनकम दिखा रहे हो, ठीक है सर, और आपकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख से कम है, ठीक है, तो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट करवानी मैंडेटरी हो सकती है। कब, अगर आप 44 ADA के अंदर जा रहे हो, 50% से कम इनकम अगर आपने शो कर दी तो इन दैट केस आपको बुक्स बनानी पड़ेगी और आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, इवन यूर टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख, तो भी आपको, मतलब आपको 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप इस नोटिफाइड जो आपके 44 AA के अंदर जो बिजनेस डिफाइंड है, प्रोफेशंस डिफाइंड है, अगर आप उन प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हो तो 50% का आपको बेनिफिट मिलता है, 50% आपके खर्चे मान लिए जाते हैं, 50% आपको इनकम दिखानी है। अगर उससे कम दिखा रहे हो और टर्नओवर आपकी 50 लाख से कम है तो भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी सर। बस कंडीशन ये साथ में, इज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इन दैट केस भी अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो फिर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है सर। आप चाहे बेशक कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, आपको ऑडिट तभी करवाना है कम प्रॉफिट दिखा रहे हो और आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो 2.5 लाख से ज्यादा बन रहा है। ठीक है सर, तो ये आपका सेक्शन था 44 AB, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसके ऊपर आपकी ऑडिट एप्लीकेबल होगी और किसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा सर, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में। अगर हम इसको समझें तो 2 कैटेगरी बनाई है, बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन के लिए जो टर्नओवर है वो है सर 50 लाख की, बिजनेस के लिए 1 करोड़ की। ठीक है, और इसी को 1 करोड़ को आगे 10 करोड़ किया जा सकता है अगर आपकी कैश रिसीट है वो 5% ऑफ टोटल रिसीट, लेस देन 5% ऑफ टोटल रिसीट हो, या फिर 5% और जो पेमेंट करी है आपने, टोटल पेमेंट करी है पूरे साल के अंदर, अगर आपकी टोटल पेमेंट्स लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स है तो आपकी जो लिमिट है सर दैट हैज बीन दैट विल बी इंक्रीज्ड टू 10 करोड़। तो आपको 1 करोड़ पे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आप 10 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवा सकते हो, 10 करोड़ का बेनिफिट ले सकते हो। इन जो आपका नेक्स्ट केस था सर वो क्या, अगर आप 44 AE BB और 44 BBB में अगर आप इन्वॉल्व हो और जो डीम्ड प्रॉफिट है उससे कम अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, इन दैट केस आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी सर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट था। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट था 44 AD का जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर 2 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो या 6% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, इन दैट केस आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। ऐसे प्रोफेशन के अंदर सर 44 ADA का एक सेक्शन है, 50 लाख तक आपको नहीं करवानी, लेकिन अगर 50 लाख से कम है और आप 44 ADA के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है, आपने किताबें नहीं बनवाई, 50% आपको प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते हो, इन दैट केस आल्सो सर आपके साथ क्या होने वाला है, आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो। जो बेसिक एग्जम्पशन करंटली 250 है उससे आपकी ज्यादा होनी चाहिए सर।
ये था आपका टॉपिक यहाँ पे टैक्स ऑडिट का, जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर ड्यू डेट का, कि आपकी ड्यू डेट क्या है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफली बताता हूँ। एज पर द जो आपका सेक्शन 44A भी है, उसके हिसाब से जो आपकी ड्यू डेट है वो इन्होंने बताई है सर, दैट इज 1 month prior to the due date of furnishing of ITR under section 139। मतलब जो भी आपके ऊपर ITR की जो लास्ट डेट है उससे जस्ट 1 महीना पहले जो डेट पड़ती है वो आपकी ऑडिट की लास्ट डेट है। ड्यू डेट ऑफ ऑडिट क्या होती है सर? अगर आपके ऊपर टीपी लग रहा है, अगर आपके ऊपर टीपी नहीं लग रहा है, अगर आपके ऊपर टीपी लग रहा है तो आपकी ITR की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर, और उससे जस्ट 1 महीना पहले हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर। तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट होगी अगर टीपी एप्लीकेबल। अगर टीपी एप्लीकेबल नहीं है तो दो केस बनते हैं आगे, एक जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल है, एक जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल। जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो हमारे लिए केस ही रेलिवेंट नहीं है। जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी सर लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर, और अकॉर्डिंगली 1 महीना पहले 30 सितंबर लास्ट डेट हो जाती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट की सर। तो ये थी आपकी लास्ट डेट ऑडिट रिपोर्ट कब होती है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, व्हाट हैपेंस ए पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस प्रोफेशन हु इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी अदर लॉ टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। अब ये बोलता है सर, अगर मान लो कोई पर्सन है, उसको किसी दूसरे कानून के अंदर ऑडिट करवानी, क्योंकि सर ये ऊपर वाली ड्यू डेट है ना, ये उन केसेस के लिए भी, तो 31 अक्टूबर वाली उन केसेस के लिए भी एप्लीकेबल है जिनको इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे कानून के अंदर ऑडिट मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल कंपनी, अब कंपनी के सर कंपनी एक्ट के अंदर ऑडिट मैंडेटरी होती है आपकी, इवन आपकी टर्नओवर 2 लाख रुपए की हो, ठीक है, तो इन दैट केस भी उनकी भी जो लास्ट डेट होगी ना सर, वो 31 अक्टूबर ही मानी जाती है। तो इन दैट केस उसी मुद्दे पे ये बात करना चाह रहा है, ये बोलता है कि अगर कोई ऐसे केसेस हैं जिनकी किसी दूसरे कानून में ऑडिट हो जाती है, तो क्या यहाँ पे ऑडिट दोबारा मैंडेटरी है क्या? तो लो बोलता है सर, आपको ऑडिट यहाँ पे करवाना दोबारा मैंडेटरी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट ने फॉर्म दिया है उस फॉर्म को फर्निश कर देना है अलोंग विद आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है दूसरे कानून के अंदर उसके साथ। मतलब यहाँ पे पूरी डिटेल्ड ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, यही लिखा गया सर। इन केस वेयर द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन under any other law before the specified date, it will be sufficient if the person gets his account audited under such law before the specified date and also furnish the said date by the said date the report of audit, ठीक है, in the prescribed form in addition to the report of the audit under such other law। तो ये बोल देता है सर, आपको also furnish the said date the report to the audit in the prescribed form। आप एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो इन्होंने फॉर्म दिए हैं 3CA 3CB और 3CA 3CD, जो 3CD वाला फॉर्म है वो इस केस में एप्लीकेबल होता है आपका। आप अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट और वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दो, आपको अलग से उतनी डिटेल्ड ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी किसी दूसरे लॉ में ऑडिट हो चुकी है। नीचे एग्जांपल है सर कंपनी का, सेकंड और सेपरेट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स हुज अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिट हो गया, ठीक है। तो डजंट इम्प्लाई सेकंड और सेपरेट ऑडिट आपको जरूरी नहीं है। रिक्वायर्ड टू द ऑडिट अंडर कंपनी 2013 द प्रोविजन ओनली रिक्वायर द कंपनी शुड गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट इन एडिशन टू द रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अंडर द audit given by the auditor under the companies act 2013 furnish a report फॉर द टैक्स पर्पज इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। तो मतलब आपको सेपरेट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आप वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो टैक्स जो आपका टैक्स पर्पज के लिए जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है वो फॉर्म आप साथ में यहाँ पे सबमिट करवा दो। अब सर कौन से फॉर्म है? सर दो फॉर्म है आपके, एक आपका 3CA 3CD, एक आपका 3CB 3CD। ए पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस प्रोफेशन हु इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, जिनका किसी और कानून में ऑडिट हो जाती है उनको दोबारा इनकम टैक्स में ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म 3CA और 3CD में अपनी रिपोर्ट देंगे। फॉर्म 3CD के अंदर जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फिल करके अलोंग विद द दूसरे कानून की ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप वहां पे अपलोड कर दीजिए। अगर किसी दूसरे कानून में ऑडिट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर हो रही है, तो आपको प्रॉपर ऑडिट करनी है इनकम टैक्स के अंदर। आप 100% लायबल होने वाले हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो 100% जो भी ऑडिटर होगा उसका वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के लिए लायबल होगा। ये प्रॉपर ऑडिट होती है सर। कुछ ये समझते हैं कि सर 3CD फॉर्म भर दें हम तो जो 3CD में नंबर आ रहा है सिर्फ उसी के लिए लायबल है। नहीं सर, आप पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स के लिए लायबल हो। आप एक तरह से ओपिनियन दे रहे हो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर 3CB 3CD के अंदर। तो ईच एंड एवरी आप 100% लायबिलिटी के साथ। उसमें तो क्या होता है, स्टैट ऑडिट मान लो किसी और ऑडिटर ने करी है, टैक्स ऑडिट किसी और ने करी है, तो वो सिर्फ 3CD के नंबर के लिए ही
लाइबल होगा, वो इसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन इस केस में तो वो 3CD के साथ साथ पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी लाइबल होगा ऑडिटर जो होगा। तो ये सेकंड वाला है सर, वो डिटेल्ड ऑडिट है, उनके लिए फॉर्म एप्लीकेबल होता है 3CB 3CD। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया इसका, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म्स। अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है एनी अदर लॉ के अंदर तो आपको 3CD में रिपोर्टिंग करनी है। अगर किसी और कानून में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में हो रही है, तो 3CB 3CD के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है सर। लास्ट आपका बनता है सर पेनल प्रोविजन। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैं दोबारा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर आप 30 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट थी और 31 अक्टूबर तक अगर आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो, जो भी आपका केस रहता है, टीपी एप्लीकेबल है, टीपी नहीं है, तो सर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या होगी सर, 1,50,000 मैक्सिमम पेनल्टी है और 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, जो भी दोनों में से कम होगी। ठीक है सर, वो आपकी यहाँ पे पेनल्टी रहने वाली है। तो गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑन सेक्शन 44AB along with the last date, penalty, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म्स। होप सो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो आपके लिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video।